दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना के यूट्यूब चैनल पे। मैं चैनाराम मुंदले, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों की इस श्रृंखला में 19वीं सदी के ब्रिटेन के एक ऐसे विचार के बारे में अध्ययन करेंगे जिसे अंतिम उपयोगितावादी एवं व्यक्तिवाद के अग्रणी विद्वान के रूप में गिना जाता है। वे विचारक हैं J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल। हमने पूर्व के वीडियो में जॉन स्टुअर्ट मिल के जीवन परिचय, उसके बाद में स्वतंत्रता पर मिल के विचार के बारे में अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉन स्टुअर्ट मिल प्रजातंत्र का प्रबल समर्थक है और 19वीं सदी में चूंकि विश्व के अधिकांश देशों में आज इनडायरेक्ट यानी प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र है, उस प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र की अपनी क्या कुछ कमजोरियां हैं, उन्हें कैसे दूर करके इस प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र को प्रभावी बनाया जा सकता है, इसी पर हम मिल के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं J.S. मिल प्रतिनिधि शासन पर विचार। J.S. मिल की प्रतिनिधि शासन संबंधी धारणा। मिल ने अपने ग्रंथों ऑन लिबर्टी तथा प्रतिनिधि शासन में यद्यपि लोकतांत्रिक शासन को संदेह की दृष्टि से देखा, तथापि वह एक लोकतांत्रिक विचारक है और इंग्लैंड के लोकतंत्र के समर्थक लेखकों में सबसे महान लेखक है। ये सत्य है कि किसी अन्य ने मिल के समान इस बात पर जोर नहीं दिया कि लोकतंत्र सभी देशों के लिए उपयोगी नहीं हो सकता। फिर भी J.S. मिल के समान किसी को भी इतना विश्वास नहीं था कि जहां लोकतंत्र उपयुक्त हो सकता है वहां वह सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। लोकतंत्र सर्वोत्तम शासन प्रणाली। उपयोगितावादी होने के नाते J.S. मिल विश्वास करता था कि मनुष्यों की स्वाभाविक स्वार्थ प्रवृत्ति के रहते किसी मनुष्य के अधिकार और हित की सुरक्षा तभी संभव है जबकि वह स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए तत्पर हो, और किसी भी व्यक्ति को यह सुअवसर लोकतंत्र में ही प्राप्त हो सकता है। मिल ने कांट की भांति मानव व्यक्तित्व को मान्यता देकर भी लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। उसका विश्वास था कि गुणी एवं सबल व्यक्ति से बना राज्य ही अच्छा राज्य हो सकता है। वह व्यक्तियों के चारित्र एवं बौद्धिक विकास पर बहुत अधिक बल देता था और उसका विश्वास था कि लोकतंत्र में ही व्यक्तियों के बौद्धिक एवं नैतिक विकास की अधिक संभावना रहती है एवं उनका कल्याण भी संभव है। दूसरे शब्दों में सर्वोत्तम शासन वही है जो मनुष्य की बहुमुखी प्रगति में, उसके सर्वांगीण विकास में सहायक हो। ऐसा शासन न तो राजतंत्र हो सकता है न कुलीन तंत्र, वह तो केवल लोकतंत्र ही हो सकता है। ये जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना था। प्रतिनिधि शासन क्यों? लोकतंत्र एक सर्वोत्तम शासन प्रणाली होने के उपरांत भी मानवीय विकृतियों के कारण कई दुर्बलताओं या कमजोरियों का शिकार हो सकती है, जिससे लोकतंत्र में कई दोष पैदा होते हैं। इन कमियों को दूर करना आवश्यक है। मिल के शब्दों में मनुष्य द्वारा बनाई हुई अन्य सभी वस्तुओं की भांति लोकतंत्र को अच्छा भी बनाया जा सकता है और बुरा भी। तो फिर क्यों न लोकतंत्र को और अधिक लोकतांत्रिक बनाया जाए। मिल का यह भी कहना था कि वर्तमान में राज्यों का आकार बहुत बड़ा होता जा रहा है और जनसंख्या भी बढ़ रही है, इसलिए लोकतंत्र तो संभव नहीं है। अतः लोकतांत्रिक व्यवस्था केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र के रूप में ही कायम रह सकती है। इसलिए लोकतंत्र पर लिखी अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रतिनिधि शासन पर विचार, उसने उसको संक्षेप में प्रतिनिधि शासन नाम दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार प्रतिनिधि शासन वह व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जन समुदाय या उसका अधिकांश भाग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अंतिम नियंत्रण शक्ति का प्रयोग करता है। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर
मिल की प्रतिनिधि शासन प्रणाली के 3 प्रमुख तत्व उभरते हैं। नंबर 1, संपूर्ण या अधिकांश लोगों का सहयोग। नंबर 2, संपूर्ण या अधिकांश लोगों के हाथ में नियंत्रण शक्ति। नंबर 3, प्रतिनिधियों का नियतकालीन चुनाव। तो ये 3 प्रकार की बातें प्रतिनिधि शासन के बारे में उभरती है। प्रतिनिधि सभा का संगठन एवं कार्य। प्रतिनिधि सभा को मिल द्विसदनात्मक बनाना चाहता था। उसके मत में उच्च सदन निम्न सदन की निरंकुशता को हल्का करने के लिए आवश्यक है। वह दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व का भिन्न आधार रखना चाहता था। उसकी मान्यता है कि यदि एक सदन साधारण लोगों का प्रतिनिधि सदन हो और दूसरा सदन राजनीतिज्ञों और ऐसे व्यक्तियों का सदन हो जिन्होंने प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किया हो। मिल के शब्दों में प्रतिनिधि सभा वह है जिसमें राष्ट्र की सामान्य राय के साथ उसके प्रत्येक अंग की राय का प्रतिनिधित्व हो। जहां तक हो, राष्ट्र के प्रत्येक वरिष्ठ एवं योग्य व्यक्ति के विचारों का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्रतिनिधि सभा के कार्यों की चर्चा करते हुए जे.एस. मिल कहता है कि निर्वाचन प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन का नियंत्रण तथा निरीक्षण मात्र है। सक्रिय रूप से कानून निर्माण शासकीय कार्य इस परिषद को नहीं करना चाहिए। प्रतिनिधि शासन का निर्माण निर्वाचनों द्वारा ही होता है। इसलिए मिल ने निर्वाचन पद्धति के सुधार पर पर्याप्त ध्यान दिया और इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। मिल लोकतंत्र में बहुमत की निरंकुशता को लेकर बहुत अधिक चिंतित था और बहुमत की सरकार अल्पमत की उपेक्षा कर सकती है। अतः जनता को बहुमत की निरंकुशता से बचाने एवं अल्पमत को शासन में प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता थी। मिल का विचार था कि बहुमत के निरंकुशवाद को समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिए। एक सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र के स्थान पर बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाए और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव करवाए जाए। इस प्रणाली में जिस दल को जितने प्रतिशत मत मिलते हैं उसी अनुपात में उस दल के प्रत्याशियों को प्रतिनिधित्व मिलता है। इस पद्धति का लाभ यह होगा कि छोटे दलों को भी एवं अल्पमत को भी उसकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। अल्पमत भी सार्वजनिक संस्थाओं में अपनी आवाज बुलंद करके अपनी बात कह सकेगा। बहुमत की निरंकुशता उसका गला नहीं घोट पाएगी। जब प्रतिनिधि संस्थाओं में अल्पमतों को भी समुचित स्थान मिलेगा तो उनकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मतदाताओं के लिए शैक्षणिक एवं संपत्ति संबंधी योग्यता। मिल लोकतंत्र की इस कमजोरी से चिंतित था कि इसमें विधायिका के अधिकांश निर्वाचित सदस्य अशिक्षित, अनपढ़ एवं राष्ट्रीय समस्याओं से अनभिज्ञ होते हैं। मिल के शब्दों में विधायिका में बुद्धि का निम्न श्रेणी का होना तथा उस जन समुदाय में बुद्धि की कमी होना जो विधायकों का नियंत्रण करती है, किसी भी समाज के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। उसकी दृष्टि में लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक है कि जनता शिक्षित, बुद्धिमान एवं राजनीतिक दृष्टि से पूर्णतः जागरूक हो। अतः वह निरक्षर अज्ञानी व्यक्तियों को मत देने के पक्ष में नहीं था। केवल वयस्क हो जाने से ही कोई मत देने का अधिकारी नहीं हो सकता। वह लिखना, पढ़ना और गणित का सामान्य ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को ही मत देने का अधिकार देना चाहता था। उसके शब्दों में मैं इस बात को पूर्ण रूप से अस्वीकार करता हूँ कि जो व्यक्ति पढ़ने, लिखने और गणित के सामान्य सवाल निकालने में समर्थ नहीं है उसे मतदान में भाग कैसे लेने दिया जाए। उसके मत में मतदान के लिए नाम दर्ज कराने से पहले मतदाता बनने के इच्छुक व्यक्ति को अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपना नाम मतदाता पंजीयन अधिकारी के सम्मुख अंग्रेजी पुस्तक से एक वाक्य की प्रतिलिपि करके तथा गणित का सवाल करके अपनी मतदाता बनने की योग्यता को प्रमाणित करे। मिल तो यहाँ तक कहता है कि उचित तो यह होगा कि लिखने, पढ़ने और साधारण गणित के ज्ञान के अतिरिक्त मतदाता को भूगोल, इतिहास एवं राजनीति का भी थोड़ा बहुत ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त मिल मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता भी आवश्यक मानता था। उसकी मान्यता थी
कि जिसके पास संपत्ति होती है वे उन लोगों की तुलना में अधिक उत्तरदायित्व की भावना से कार्य करते हैं जिनके पास संपत्ति का अभाव होता है। वह ये भी मानता था कि जिनके पास संपत्ति होती है और जो कर अदा करते हैं वे निर्धनों और कर न देने वालों से अधिक बुद्धिमान भी होते हैं और राष्ट्रीय वित्त का सही उपयोग भी मितव्ययिता के साथ कर सकते हैं। अतः मिल संपत्ति रखने वाले, कर देने वाले या जो टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं तक वोट के अधिकार को सीमित करना चाहता है। सार्वजनिक एवं खुला मतदान। बेंथम एवं जेम्स मिल जैसे विचारकों ने गुप्त मतदान प्रणाली का समर्थन किया था, किंतु जॉन स्टुअर्ट मिल खुली मतदान प्रणाली का समर्थक था। उसके अनुसार मत देने का अधिकार एक पवित्र अधिकार है जिसका प्रयोग पूर्ण समझ और विवेक के साथ में किया जाना चाहिए। बुद्धिमत्ता और विवेक से किए गए सार्वजनिक कर्तव्य है, इसे अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों की भांति ही जनता की देखरेख में उसकी आलोचना को सहते हुए खुले रूप में करना चाहिए। बहुल मतदान। मिल को लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी बुराई ये नजर आती थी कि शिक्षित, अशिक्षित, निर्धन एवं धनी, सामान्य एवं विशिष्ट योग्यता यानी विशेष के सभी व्यक्तियों को इसमें एक समान तोला जाता है, एक समान मापा जाता है, अर्थात सर गिने जाते हैं, बुद्धि या योग्यता नहीं देखी जाती। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा शासन स्थापित करना जो सबसे कम शिक्षित लोगों का तथा हाथ से काम करने वाले श्रमिकों का शासन होगा, क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। संख्या के आधार पर मत के अधिकार को वे लोकतंत्र का बहुत बड़ा दोष मानता है। इसे वे झूठा लोकतंत्र कहता था, जबकि सच्चे लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के मत बराबर नहीं किंतु उनकी योग्यता के आधार पर होते हैं। लोकतंत्र की इस दुर्बलता को दूर करने के लिए जॉन स्टुअर्ट मिल ने बहुल मतदान की अवधारणा प्रस्तुत की। उसके अनुसार मूर्ख और अशिक्षित व्यक्तियों की तुलना में शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों को अधिक संख्या यानी बहुल मतदान में मत का अधिकार होना चाहिए। मिल तो यहाँ तक कहता है कि जिनके पास अधिक संपत्ति हो उसे भी बहुल मत देने का अधिकार होना चाहिए। मिल के अनुसार बहुल मत की योजना निर्धन व्यक्ति के महत्व को भी स्वीकार करती है। ये योजना निर्धन व्यक्ति के लिए भी समान रूप से उपलब्ध है, बशर्ते वे स्वेच्छापूर्वक दी जाने वाली परीक्षाओं के आधार पर अपनी योग्यता प्रमाणित कर दें। विधि आयोग। मिल के अनुसार प्रतिनिधि सभा का कार्य शासन करना नहीं, क्योंकि शासन करने की उसमें योग्यता नहीं होती। उसका प्रमुख कार्य सरकार का निरीक्षण और नियंत्रण करना है। चूंकि वे विधि निर्माण की योग्यता नहीं रखते, इसलिए विधि निर्माण का कार्य एक विशिष्ट कमीशन के द्वारा करना चाहिए जिसके सदस्य लोक सेवा से संबंधित व्यक्ति हो। विधि आयोग द्वारा निर्मित विधियों को पारित करने का कार्य प्रतिनिधि सभा या संसद को करना चाहिए। वस्तुतः इस सुझाव द्वारा मिल ने विधि निर्माण के कार्य में संख्या और योग्यता का सामंजस्य करने का प्रयत्न किया। प्रतिनिधियों या सांसदों की स्थिति। जॉन स्टुअर्ट मिल जनप्रतिनिधियों को मात्र जनता के अभिकर्ता या एजेंट या दलाल नहीं मानता। उसके अनुसार प्रतिनिधित्व एक स्वतंत्र पथ प्रदर्शक और शिक्षा देने वाली शक्ति होनी चाहिए। वह इस बात का विरोधी था कि संसद सदस्य दलगत अनुशासन में बंधे रहे। उसके अनुसार संसद सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वेतन की व्यवस्था से वे व्यावसायिक राजनीतिक की भांति हो जाएंगे, जो कि आज हमें सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में देखने को मिलता है। मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों की आलोचना। मिल लोकतांत्रिक शासन प्रणाली एवं प्रतिनिधि शासन का प्रबल समर्थक था। उसने प्रतिनिधि शासन के दोषों को दूर करने के लिए अपने कई बहुमूल्य सुझाव दिए, जिसमें मताधिकार का आधार शैक्षणिक योग्यता हो, योग्य व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार हो, व्यवस्थापिका द्विसंज्ञात्मक हो, अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए आनुपातिक प्रणाली अपनाई जाए आदि उसके महत्वपूर्ण सुझाव थे, जो विश्व के अधिकांश देशों में आज अपना रखे। मिल के बहुत सारे सुझावों का क्रियान्वयन हुआ, तथापि आलोचकों के अनुसार उसके समस्त विचारों का क्रियान्वयन कर दिया जाए तो लोकतंत्र के नाम पर अभिजात्य तंत्र की स्थापना हो जाएगी। मिल के विचारों का विश्लेषण करने से ऐसा लगता है कि वह एक विरक्त लोकतांत्रिक है। उसने लोकतंत्र में अविश्वास प्रकट किया, उसे संदेह की दृष्टि से देखा, लोकतंत्र के प्रति अपनी निराशाओं और शंकाओं को व्यक्त किया। मिल ने सर्वप्रथम व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र को सीमित किया।
उसके अनुसार विधायिका को सिर्फ शासन पर नियंत्रण रखने का कार्य करना चाहिए, उसे न तो कर लगाना चाहिए, नई आय और व्यय का प्रस्ताव पारित करना चाहिए, न विधि निर्माण करना चाहिए। वह ये भी कहता है कि संसद के सदस्यों को मतदाताओं की भावना के अनुसार नहीं अपितु अपने उच्च विवेक से स्वतंत्र रूप से कार्य करना चाहिए। मिल द्वारा मतदाताओं की योग्यता का जो मापदंड प्रस्तुत किया है, यदि उसे लागू कर दिया जाए तो तीसरी दुनिया के देशों में मतदाताओं की संख्या बहुत ही सीमित हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग अशिक्षित हैं। उसने प्रतिनिधि शासन में असमानता के गीत गाते हुए कहा है कि धनी व्यक्तियों को अनेक मत देने का अधिकार होना चाहिए। इसी प्रकार वह शिक्षितों को मूर्खों की अपेक्षा अधिक मत देने का अधिकारी बनाता है। वह भूल जाता है कि लोकतंत्र का आधार ही समानता है और इसी पर आप कुठाराघात करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित नहीं कर सकते। अतः आलोचकों के अनुसार लोकतंत्र की दुर्बलताओं का पर्दाफाश करते हुए मिल ने लोकतंत्र में सुधार के लिए जो सुझाव पेश किए, उनसे ऐसा लगता है कि वे एक विरक्त या अनुचित प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक हो जिसमें उसका विश्वास नहीं हो। वे के इस विचार से कि मिल एक विरक्त या असंतुष्ट लोकतांत्रिक विचारक था, ये निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत नहीं कि मिल लोकतंत्र का विरोधी या शत्रु था। वस्तुतः मिल लोकतंत्र का सशक्त समर्थक एवं वफादार सेवक था। लोकतंत्र के ऊपर लिखने वाला महानतम पुजारी लेखक था। वह यह आग्रह जरूर करता था कि स्वतंत्रता की भांगते ही लोकतंत्र सभी लोगों के लिए उपयुक्त नहीं है, तथापि उसका विश्वास था कि जहाँ तक भी संभव हो सके वे शासन का श्रेष्ठतम रूप है। उसने प्रतिनिधियों के व्यक्तिगत चरित्र पर बल देकर प्रजातंत्र को आध्यात्मिक आधार देने का प्रयास किया। शिक्षित एवं चरित्रवान प्रतिनिधियों द्वारा संचालित मानव कल्याण की भावना पर आधारित प्रजातंत्र को ही मिल सच्चे प्रजातंत्र की संज्ञा प्रदान करता है। किंतु मिल ने प्रजातंत्र की सफलता के लिए जो अनूठे सुझाव दिए तथा उसे जो आध्यात्मिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया, वह सब अत्यंत आकर्षण एवं आदर्श होते हुए भी आज की परिस्थितियों में इसे अपनाया नहीं जा सकता। वेपर लिखता है कि निसंदेह मिल एक प्रजातांत्रिक होने का अधिकारी समझा जा सकता, किंतु 20वीं सदी की कसौटी पर एक विरक्त प्रजातांत्रिक ही सिद्ध होता है, क्योंकि उसके जो सुझाव है उसे इस रूप में आज लागू नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने मिल के प्रतिनिधि शासन पर विचारों का अध्ययन किया, किस प्रकार से वो प्रतिनिधि शासन का समर्थन करता है, किस रूप में उसमें सुधार के लिए सुझाव देता है और आज की परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या उपयोगिता है, और साथ ही वेपर के शब्दों में क्या ये सही है कि मिल असंतुष्ट प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने मिल के प्रतिनिधि शासन संबंधी विचारों का अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।